हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्टअप एकेडमी। माय नेम इज सुरभि तिवारी और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज बच्चों हम देखने वाले हैं क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर जो कि फिजिक्स का है, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर का पहली बात तो आपको ये बता दूं कि हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट, एक ही शॉट में आपको पूरा चैप्टर हम यहाँ पर समझाएंगे। और इसमें क्या क्या समझेंगे हम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें पहली बात तो हम इसमें समझेंगे। और हम इसमें ये देखेंगे कि ह्यूमन आई क्या होती है। बेसिकली हम सबको पता है कि ह्यूमन आई, जिसकी मदद से हम इस पूरी दुनिया को देख पाते हैं, ठीक है। तो अब ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अब आप सोचेंगे कि अभी पिछले चैप्टर में हमने लाइट पढ़ा था, लेंसेस पढ़े थे, मिरर्स पढ़े थे, अब ह्यूमन आई का काम क्या है? तो बेसिकली हमारी आंखों में भी होते हैं लेंसेस, ठीक है। एक ऐसे लेंस जो कि ऑटोमेटिकली फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर हमें देखना है दूर का तो हमारा जो लेंस है वो हो जाता है पतला, और मतलब कि थिनर हो जाता है, और अगर हमें पास का देखना है तो मोटा हो जाता है। ये सब चीजें क्या है, चलिए आगे समझते हैं। क्योंकि हमारी आंखों में भी है लेंस, इसलिए लाइट के बाद इस ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमें क्या देखना होगा? सबसे पहले तो हम ये खोजेंगे कि हमने कह दिया कि हमारी आंखों में लेंस है, किस जगह पर है, हमारी आंखों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम फिजिक्स में भी ले लेंगे। आप सोचेंगे बायो में पढ़ना चाहिए फिजिक्स में, क्यों? क्योंकि इसमें लेंस का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए। क्योंकि अगर आपकी आंखों का लेंस प्रॉपर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको करेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम मेडिकल वर्ल्ड में इतना आगे जा चुके हैं तो हमारी आंखों के लिए भी ऑलरेडी डेवलपमेंट हुए ही है, ठीक है। तो जैसे कि किसी को दूर का दिखाई नहीं देता है या किसी को पास का दिखाई नहीं देता है, तो डॉक्टर उन्हें पर्टिकुलर टाइप के लेंस प्रोवाइड करते हैं, दूर के लिए अलग, पास के लिए अलग। लेकिन अगर हम ओल्ड एज पीपल की बात करें तो उनके साथ क्या होता है? ना तो उन्हें दूर का दिखाई देता है, ना ही उन्हें पास का दिखाई देता है, तो उसके लिए वो एक पर्टिकुलर टाइप का ग्लास उन्हें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, किस टाइप का, कब प्रोवाइड किया जाता है और क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इन सारी चीज़ों का आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों तक पहुँचे उससे पहले ज़रूरी है कि हम ये देख लेते हैं कि हमारी आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेसिकली जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमारी आंखें हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। इन आंखों में जी हाँ, इन आंखों में सबसे पहले होता है आईलिड, जो कि जनरली हमारी क्या काम करता है? ये आईलिड की मदद से अगर मान लीजिए कि सामने से बहुत देर तक हमारी आंखें खुली हुई है तो हमारी आंखें ड्राई होना शुरू कर जाती हैं। हमारी आंखों में मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए बार बार हम उसे ओपन या क्लोज करते हैं। देन उसके बाद डस्ट है तो भी हमारी आईलिड जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, ठीक है। तो इनका काम क्या है? आंखों को प्रोटेक्ट करना, आपकी आईज को प्रोटेक्ट करना। देन उसके बाद आपको क्या दिखाई देता है? तो आपको अपनी आंखों में एक वाइट पोर्शन दिखाई देता है। ये वाइट पोर्शन जो है उसको हम कहते हैं स्कैलरा, ठीक है। देन उसके बाद आपको छोटा एक ब्लैक कलर का होल दिखाई देता है, जो कि क्या होता है? प्यूपिल, ठीक है। इसके चारों तरफ आइरिस होता है, जो कि अलग अलग लोगों में अलग अलग कलर का होता है। किसी की कत्थई आंखें, ब्राउन आईज होती हैं, किसी की ब्लू आईज होती हैं, है ना। ये सब आपने देखा ही होगा। तो ये आइरिस आपके चारों तरफ होता है, ठीक है। ये चीज़ें हमें आंखों के बाहरी तौर पर दिखाई देती हैं। अंदर हमारी आंख एक्चुअल में होती कैसी, हमारी आईज जो है वो होती कैसी हैं, ये समझते हैं हम सबसे पहले। तो जैसे हमने जब लेंस पढ़ा था या हमने मिरर पढ़ा था तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप कंसिडर करें कि एक स्फेरिकल ग्लास है। उस स्फेरिकल ग्लास को हम डिवाइड कर दें अगर दो पार्ट में, और उसके एक दोनों साइड में एक बार इनर साइड पे पॉलिश कर दें, और एक जो भाग आपने काटा था, एक जो पार्ट आपने अलग किया था, अगर आप उसके आउटर साइड में कट कर देंगे तो वो एक मिरर बन जाता है, ठीक है। कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर। अगर स्फेरिकल मिरर्स हैं, उन दो स्फेरिकल मिरर्स को जोड़ दूं मैं, ठीक है, उनके इस पार्ट को, एक का ये पार्ट ले लूँ, ठीक है, और एक का अगर मैं ये पार्ट ले लूँ, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो इस तरह से मेरे पास कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो तरीके के लेंसेज बन जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमने स्फेरिकल ग्लास की बात करी थी, तो क्या यही कॉन्सेप्ट हमारी आंखों में होता है कि हमारी आंखें भी स्फेरिकल होती है? तो जी हाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी आंखों में आई बॉल की। आई बॉल जैसे नाम से ही समझ में आ रहा, तो बेसिकली आपकी आई क्या है? एक तरीके की दो बॉल्स हैं, ठीक है, इस तरह से, जिसका डायमीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं, लेकिन समहाउ ये स्फेरिकल होती है, अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल होती है, जिसका ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अगर मैं इसको कट अवे कर दूं, मतलब बीच में से अगर इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखूं, तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे कि आपको अंदर का
पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये कैसा होगा, तो देखिए सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है आई का, या इस बॉल में अगर मैं इस बॉल को खोलूंगी तो इसमें 3 लेयर्स आपको बेसिकली मिलेंगी। एक होगी स्कैलरा, दूसरी होती है कोराइड एंड थर्ड होगी आपकी रेटिना। ठीक है, सबसे बाहरी लेयर कौन सी होती है, स्कैलरा। स्कैलरा 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक प्रॉपर स्कैलरा जो कि आपके पूरी तरफ फैली हुई है, ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है, ठीक है, और एक आपकी बिल्कुल सामने आपकी जो लेंस है उसके सामने का हिस्सा जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं इसे, कॉर्निया। ठीक है, अभी सब आप नाम जानते चलिए, लेयर के बारे में समझते चलिए, फंक्शन हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पहली लेयर कौन सी है, स्कैलरा है, जिसके 2 पार्ट है, प्रॉपर स्कैलरा और एक सामने कॉर्निया। फिर होता है कोराइड। ठीक है, अगर आप ये नेक्स्ट वाला देखें तो ये कोराइड है। अब बेसिकली कोराइड के साथ साथ क्या होती है, ये होती है सिलरी बॉडी एंड मसल्स। ठीक है, आइरिस, ठीक, और ये सिलरी बॉडी क्या करती है, एक तरीके से लेंस को सस्पेंड करती है, मतलब बीच में लेंस जो है इसके लगा हुआ रहता है और आइरिस इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अब लेंस तो हम बाद में चलते हैं, इसके पहले क्या होता है, प्यूपिल। ठीक है, तो बेसिकली आपकी आंख में सबसे पहले स्कैलरा है जिसका एक पार्ट है कॉर्निया, कॉर्निया के बाद चले तो आपको मिलेगा आइरिस, आइरिस के अंदर चलोगे तो आपको मिलेगा प्यूपिल और प्यूपिल के बिहाइंड आपको मिलेगा आपका लेंस। अब प्यूपिल क्या है, एक तरीके से ये होल है जिससे कि लाइट आपकी अंदर जाती है, किसके पास, सीधे लेंस तक। ठीक है ना। अब देखिए कि आइरिस का काम क्या है, कॉर्निया का काम क्या है, प्यूपिल का काम क्या है और लेंस का काम क्या है, और ये जो सिलरी बॉडी और मसल्स है इनका काम क्या है। अब ये जो थर्ड लेयर है वो है रेटिना। रेटिना हमारी वो लेयर होती है जिस पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि रेटिना पर जब इमेज का फॉर्मेशन होता है तो ये जो इमेज है वो किसके थ्रू बनेगी, पहली बात तो ये जो इमेज है ये लेंस की मदद से बनती है रेटिना पर, और रेटिना से जुड़े हुए हैं ये ऑप्टिकल नर्व जो कि इस इमेज की इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के विजन सेंटर तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे ब्रेन में होता है विजन सेंटर, जहां पे जितना भी इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको ये एनालिसिस करता है कि कैसी है इमेज, सीधी कैसी होनी है। ठीक है, क्योंकि ये जो लेंस है बेसिकली हमारी आंखों के अंदर, ये जो लेंस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस जो कि इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, और ये इमेज कहाँ फॉर्म होना चाहिए, रेटिना पर। ठीक है, अगर रेटिना पर इमेज फॉर्म नहीं होती है, आगे होती है रेटिना के, तो व्यक्ति को क्लियर इमेज नहीं दिखाई देती है। और कब आगे फॉर्म होती है, जब उसको दूर का दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और जब इमेज जो है या फिर ये जो आपकी इमेज क्रिएट हुई है ये आपके स्क्रीन के पीछे की तरफ, ठीक है, मतलब कि यहाँ ना होकर के कहीं यहीं अगर फॉर्म हो रही है आंखों के बाहर, ठीक है, आंखों के बाहर इन द सेंस कि इस लेयर के पीछे कहीं क्रिएट हो रही है, तो दैट मीन्स कि उसे पास का दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, ये होता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अब ये चीज़ें क्या है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो ये पूरा फंक्शनिंग होता है, ये ऑप्टिकल नर्व हमारी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाती है। ठीक है, अब हमारी आंखों में एक ब्लैक पॉइंट होता है, आपने सुना होगा, तो ये ब्लैक पॉइंट या ब्लैक कौन सा होता है, तो बेसिकली ये जो ऑप्टिकल नर्व है, ठीक है, ये जहाँ से होकर के गुजरती है। ऑप्टिकल नर्व का काम क्या होता है, जितनी भी रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना और कहाँ लेकर के जाना, ब्रेन तक। तो जब ये सारी एक पॉइंट पर आकर के मिलती है तो इस पॉइंट पर कोई भी इमेज क्रिएट नहीं होती, जहाँ पर भी ये सारी ऑप्टिकल नर्व मिलती है। ठीक है, ये क्या होता है, आपका ब्लैक पॉइंट होता है, मतलब कि यहाँ पर कुछ इमेज फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, चलिए, मतलब कोई भी तरीके की इमेज आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये तो बेसिक आइडिया था कि आंखों के अंदर क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल व्यू हमने देख लिया। अब एक बार और अच्छे से आपको समझ में आ जाए तो हम 1 बाय 1 समझते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया, सबसे पहले क्या बताएंगे आप, अगर आंखों के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे तो आपको सबसे पहले बताना है आई बॉल के बारे में। ये क्या होता है, द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, देन आ जाते हैं अपन कॉर्निया पर। तो कॉर्निया क्या है, ये देखिए, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन भी आपने सुना होगा। तो कॉर्निया बेसिकली क्या करता है, तो जितनी भी लाइट है, सबसे पहले आपकी आंख में अगर कोई इमेज क्रिएट होनी है तो लाइट की मदद से होगी। तो जो लाइट आपकी आंखों तक पहुंचती है वो सबसे पहले कहाँ जाती है, कॉर्निया पर। तो लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ
थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। जो लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है वो एक पतले से मेम्ब्रेन कॉर्निया की मदद से आंखों तक पहुंचती है। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। ये आपकी आई बॉल के फ्रंट में एक ट्रांसपेरेंट बल्ज, ठीक है, क्रिएट करता है। थोड़ा सा उठा हुआ सा एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल आपके आंखों पे सबसे ऊपरी परत पर लगा हुआ रहता है, ठीक है। जितनी भी लाइट आपकी आंखों तक आती है वो किस में आती है? सबसे पहले कॉर्निया पर। तो कॉर्निया पर ही जो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन है वो किससे होता है? आपका कॉर्निया से। तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रे एंटरिंग द आई ऑकर एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। क्लियर है? चलिए, तो यहां से हम क्या चीज समझ गए? यहां से हम सीधे ये समझ गए कि कॉर्निया बेसिकली आपकी आंख का कौन सा पार्ट है, आपकी आई का कौन सा पार्ट है। तो कॉर्निया जो है वो हमारा आंखों का सबसे पहला पार्ट आता है। अगर हम इस तरह से क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो सबसे पहले हमारी आंखों पे क्या लगा होता है? कॉर्निया। जो भी लाइट है उसका रिफ्रैक्शन जो है वो आपके कॉर्निया के थ्रू होता है। सबसे पहले जितनी भी लाइट है वो कॉर्निया के थ्रू ही आपकी आंखों के अंदर जाएगी। अब कॉर्निया से लाइट रे अंदर गई, अब देखिए क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद बेसिकली इसके बाद होना चाहिए क्या? कॉर्निया के बाद क्या होगा? अब कॉर्निया के बाद आपकी आंख में होता है एक प्यूपिल और उस प्यूपिल के ऊपर होता है आइरिस। अब आइरिस को आप क्या समझ लो कि जो लाइट कॉर्निया से आई, ठीक है, वो कहाँ जाएगी? आपके आइरिस पर, ठीक है। अब आइरिस के बाद ये जो आपका प्यूपिल है ये है, ठीक है, ये क्या है? आपका प्यूपिल और ये है आइरिस। अब इस आइरिस को कंट्रोल कौन करता है? इस आइरिस को कंट्रोल करती हैं सिलियरी मसल्स, ठीक है। अब ये सिलियरी मसल्स जो होती है क्या करती हैं? अब ये अगर बहुत ज्यादा कॉर्निया से लाइट आ रही है तो ये मसल्स क्या करेंगे? आइरिस को बोलेंगे कि भाई प्यूपिल को छुपाओ, इतना ज्यादा लाइट हमारी आंखों के अंदर अगर जाएगा तो आंखें हमारी डैमेज हो जाएंगी। तो जो आपका आइरिस है वो प्यूपिल को छोटा कर देती, छोटा इन द सेंस कि एक तरीके से कर्टन इस तरह से लग जाता है, ठीक है। अब जब सफिशिएंट लाइट नहीं होती तो क्या होता है? ज्यादा लाइट हमें चाहिए क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं दे पाता है। तो प्रॉपर देखने के लिए क्या होता है? हमारी मसल्स इस तरह से आइरिस को ऊपर की तरफ खींचती है। तो प्यूपिल का जो शेप है, जो अपर्चर है उसका, वो कैसा होता है? बड़ा हुआ आपको दिखाई देने लगता है। तो बेसिकली ये प्यूपिल क्या है? एक तरीके से अपर्चर है। इस अपर्चर के ऊपर आइरिस है जो कि क्या करता है? ये जो आपकी आंखों को, प्यूपिल को ढकने का और इसे खोलने का काम करता है, ठीक है ना। और ये आइरिस किसकी मदद से कंट्रोल होता है? तो हमारी जो मसल्स होती है सिलियरी मसल्स, उनकी मदद से ये कंट्रोल होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारी आंखों का जो लेंस है उसके बारे में देख लेते हैं। तो लेंस कौन सा होता है? तो जैसा हमने बताया कि इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ द ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली होता है, ठीक है। लेंस ऐसा नहीं कि जो लेंस हम लोग देखते हैं कि एक ग्लास का हो, नहीं, ये आपका बेसिकली जेली लाइक स्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबल सा होता है। इट्स कर्वेचर कैन बी एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ द सिलियरी मसल्स। अब देखो हमने क्या बताया कि इसका जो कर्वेचर है, आपके लेंस का जो कर्वेचर है, ये किसकी मदद से कंट्रोल होता है? ये सिलियरी मसल्स की मदद से कंट्रोल होता है। देन उसके बाद प्यूपिल, ठीक है। लेंस के पहले क्या होता है? आपका प्यूपिल होता है। तो प्यूपिल क्या है? बेसिकली एक होल है इन द मिडल ऑफ द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई। अब हमने आपको बताया कॉर्निया के बाद आपकी क्या है? प्यूपिल है। प्यूपिल के ऊपर आइरिस है जो कि किसको कंट्रोल करता है? प्यूपिल के अंदर जाने वाली लाइट को कंट्रोल करेगा। कैसे? तो ये होल है जो कि आइरिस के बीच में है। It appears black because light falling on it goes into the eye and does not come back। अब ये ब्लैक क्यों दिखाई देता है? इसका होने का कारण क्या है ब्लैक? क्योंकि जो भी लाइट रेज इसके अंदर जाती है वो सिर्फ अंदर जाती है, वापस नहीं आती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा है, सिर्फ रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसी वजह से जितनी भी लाइट रेज हैं, क्योंकि सिर्फ अंदर जाने का काम करती है, बाहर नहीं आ पाती हैं, इसलिए जो होल है आपको ब्लैक दिखाई देता है। तो अगर आप एग्जाम में लिखें तो आप इसका जो प्रोसेस है इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले आई बॉल, फिर प्यूपिल के बारे में बता दीजिए, ठीक है। अब है सिलियरी मसल्स। अब सिलियरी मसल्स क्या काम करती है? तो जैसा हमने देखा, ये देखिए, अब मान लीजिए कि मुझे दूर का देखना है, ठीक है। तो ये मसल्स कैसी हो जाएंगी? पतली हो जाएंगी। पतली हो जाएगी तो इनकी पावर कम हो जाती है, ठीक है। मतलब कि क्या करती है? लेंस को पतला कर देती है, थिन कर देती है। पास का देखना है तो लेंस जो है वो आपका ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द मसल्स विच आर अटैच्ड टू द आई लेंस एंड कैन मॉडिफाई द शेप ऑफ आई लेंस विच लीड्स टू द वेरिएशन इन फोकल लेंथ। क्या समझ में आया? देखिए,
लेंस का पूरा खेल किस पर डिपेंड होता है? उसकी फोकल लेंथ पर, ठीक है। उसकी फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग जो है हमारा लेंस अलग अलग टाइप के इमेजेस फॉर्म करता है। इसी तरीके से हमारी आई का भी क्या है? लेंस है। लेंस है तो उसका भी फोकल लेंथ होगा, ठीक है। अब हमारी आई कैसी है भाई? हमें किसी को बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इसकी फोकल लेंथ एडजस्ट होती है। तो कौन कर देता है इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट? तो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम होता है सिलरी मसल्स का। फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देगा अगर ये, ठीक है, तो हमें दूर का दिखाई देने लग जाएगा, और कम कर देगा तो क्या होगा? हमें पास का दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। तो ये कम या ज़्यादा करने का काम कौन करता है फोकल लेंथ को? ये सिलरी मसल्स जो है ये आपकी ये कम या ज़्यादा करने का काम करती हैं। अब आइरिस, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल के ऊपर पर्दा लगा हुआ है एक तरीके से, जो होल था ना जिसके अंदर सिर्फ लाइट एंटर ही एंटर कर रही है, आप ये समझ सकते हो। उसके ऊपर एक कर्टन है जो कि क्या करती है? उसको कंट्रोल करती है कि लाइट कितनी आनी है या कितनी नहीं आनी है। अगर ज़्यादा लाइट है तो आप देखिए छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे कोई बहुत लाइट वाली चीज़ को देखनी है तो हमारी आंखें कैसी हो जाती है? ऑटोमेटिकली छोटी होने लगती हैं। तो ये क्या करता है? उसे छोटा कर देता है प्यूपिल के शेप को, और जब अंधेरा होगा, डार्क प्लेस पर आप होंगे तो थोड़ा बड़ा कर देता है, ब्रॉड शेप कर देता है उसका। तो बेसिकली अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है आइरिस बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल के साइज को चेंज करके। नेक्स्ट, ऑप्टिकल नर्व। अब हमारी जो इमेज है वो कैसे फॉर्म होती है? लेंस की मदद से। लेंस क्या है? हमारा जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस आपको कैसी इमेज देता है? इन्वर्टेड इमेज देता है, रियल इमेज, ठीक है। अब इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड का मतलब कैसा होता है? उल्टा, मतलब कि हमारी आंखों पर, रेटिना पर इमेज बन तो गई है, आ तो गई है, लेकिन कैसी? इन्वर्टेड है। अब ये ऑप्टिकल नर्व का काम क्या है? ये जो ऑप्टिकल नर्व है ये क्या करती है? These are the nerves which take the image to the brain in the form of the electrical signal. जैसे आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं, जैसे करंट आपका चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, उसी तरीके से जो सारी इमेज की इंफॉर्मेशन होती हैं ये सारी नर्व्स, ठीक है। कौन सी नर्व्स की बात कर रहे हैं हम इन नर्व्स की बात कर रहे हैं जो कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही है। ये ऑप्टिकल नर्व सारी इंफॉर्मेशन को गेन करेंगी और कहाँ पहुँचाएंगी? ब्रेन तक पहुँचाएंगी। और ये ब्रेन में कहाँ जाएगा? ब्रेन के विजन सेंटर में। विजन सेंटर में जाएगा, ब्रेन उस पर पूरी स्टडी करेगा, एनालिसिस करेगा, क्या इमेज है, क्या कलर है, और उस तरह से वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो मेन रोल आपकी ऑप्टिकल नर्व का भी है। क्यों भाई? क्योंकि यही तो आपके ब्रेन तक पहुंचा रहा। अगर ऑप्टिकल नर्व ही काम नहीं करेगी तो आपको आपकी इमेज बनते हुए भी आपको चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो कैसे चलता है? हमारा ब्रेन हमारा सारा काम करवाता है, हमसे ही ब्रेन सारी चीज़ें, चलना फिरना, खाना पीना, देखना, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? तो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। अब रेटिना, जैसा कि हमने आपको बताया था कि द रेटिना इज द डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग द एनॉर्मस नंबर ऑफ द लाइट सेंसिटिव सेल्स, ठीक है। अब रेटिना में ऐसा क्या होता है? तो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं जिसमें कि जो भी लाइट रेज आती हैं लेंस की मदद से उसका इमेज फॉर्मेशन उस पर होता है। The light sensitive cells get activated upon the illumination and generate electrical signal, ठीक है। अब ये जो सेल्स है वो कैसे एक्टिवेट होती है? तो हमने आपको क्या बताया कि जो भी लाइट आती है वो प्यूपिल की मदद से लेंस में जाएंगी, और लेंस से आने वाली लाइट आपके रेटिना तक पहुंचती है। इस रेटिना में क्या होता है? इसमें सेल होती हैं, ये एनॉर्मस सेल्स कैसे लाइट सेंसिटिव होती है, मतलब कि जैसे ही लाइट मिलेंगी वो एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। तो लाइट आई इसकी सेल्स पर वो सब एक्टिवेट हो जाती हैं और क्या जनरेट करना शुरू कर देती हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इमेज के फॉर्मेशन के लिए। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे ही जनरेट होता है ऑप्टिकल नर्व से आपके कहाँ तक पहुंच जाता है? ब्रेन तक। दीज सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन विया द ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। द ब्रेन इंटरप्ट्स दीज सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। अभी हमने डिस्कस किया कि जितना भी ये सेल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करेंगी वो किसको देंगी? ऑप्टिकल नर्व को देंगी। ये ऑप्टिकल नर्व कहाँ तक सिग्नल को पहुंचाती हैं? आपके ब्रेन तक पहुंचाती हैं और फिर आपको इमेज दिखना चालू हो जाती है। चलिए, तो ये देखिए इस तरह से आपकी आई होगी, ठीक है। ये आपका आई आपको नॉर्मली ऐसे दिखता है, जो कि बेसिकली क्या है? एक आई बॉल है। इसका ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल व्यू में हमें
अगर हम सामने से देखें तो हमें आइरिस प्यूपिल तो दिखता ही है। ये आपका लेंस है जो कि कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। इमेज क्रिएट होती है आपकी किस पे, कॉर्निया पर। ये येलो पोर्शन जो आप देख रहे हो, यहाँ पर होते हैं नंबर ऑफ सेल्स जो कि लाइट सेंसिटिव है। जैसे ही लाइट आती है ये सिग्नल प्रोवाइड करना शुरू कर देती है भाई कि इमेज बन रही है। सारा सिग्नल जाएगा, कैसे जाएगा, इस ऑप्टिकल नर्व के थ्रू जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, ब्रेन के विजन सेंटर में पहुंचेगा। और एक पॉइंट ये होता है आपका ब्लैकआउट। ये ब्लैकआउट क्यों होता है, तो ब्लैकआउट इसलिए होता है क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आके मिल गई। मतलब कि देखिए यहाँ से सेल ने आपने, यहाँ से सेल्स ने इंफॉर्मेशन पहुंची, यहाँ से मतलब सारी सेल्स की इंफॉर्मेशन आकर के मिल गई, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ब्लैकआउट पॉइंट हो जाएगा, मतलब कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, क्योंकि सारी ऑप्टिकल नर्व जिस पॉइंट पर आकर के मिलती है वो आपका ब्लैकआउट पॉइंट है। ठीक है, अब हमने आंखों के स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया, अब जानते हैं उसकी पावर के बारे में। ठीक है, अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बाद मैम पावर भी आ गया इसमें, तो जी हाँ, आपने देखा होगा कि आप अगर किसी को आंखों में प्रॉब्लम होती है तो आपको नॉर्मली आप क्या कहते हो, अरे आपको हाई पावर का चश्मा लगा हुआ है, ऐसा सुनते हो ना आप। अब ये पावर का क्या मतलब होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन बेसिकली ये होता है। और पावर ऑफ अकोमोडेशन का क्या मतलब होता है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, मतलब कि आंखों के लेंस की वो एबिलिटी जिसकी मदद से वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाते हैं, उसे हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हमें देखिए अभी मैं नॉर्मल हूँ, ठीक है, अगर मुझे दूर की चीज़ देखनी है तो भी मैं देख पाऊंगी, पास की चीज़ देखनी है तो भी मैं देख पाती हूँ। कैसे देख पाती हूँ, अगर हम लेंस को देखें, लेंस की एक प्रॉपर फोकल लेंथ होती है जिससे हम पास की चीज़ों को एक लिमिट तक या मतलब अकॉर्डिंग टू फोकल लेंथ हम चीज़ों की इमेज को देख पाते हैं। आंखों में क्या होता है, हमारी आंखें अगर प्रॉपर है तो हमें दूर का, पास का, हर चीज़ आसानी से दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो ये कैसे दिखाई देती है, अगर मुझे फार पॉइंट देखना है या नियर पॉइंट देखना है तो इन सारी चीज़ों के लिए मुझे फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा, लेंस की। ठीक है, तो लेंस की जो फोकल लेंथ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है और उसकी इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को समझें उससे पहले ना हमें ये पता होना चाहिए एक नॉर्मल आई जो होती है उसका मैक्सिमम फार पॉइंट और मिनिमम नियर, मतलब मैक्सिमम नियर पॉइंट कौन सा होता है। नियर पॉइंट और फार पॉइंट का मतलब क्या होता है, मतलब कि कितनी दूरी की चीज़ें आप देख पा रहे हो, कितना पास का आप देख पाते हो। तो नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो हमारी जो नॉर्मल आई है वो 25 सेंटीमीटर की चीज़ों को आसानी से साफ साफ देख पाती है, मतलब कि वो पॉइंट जिस पर हम किसी इमेज को क्लियरली देख पा रहे हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका नियर पॉइंट। सो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, मतलब कि हमें कोई दिक्कत नहीं जा रही उसको देखने के लिए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं हो रही, साफ साफ उस चीज़ की इमेज या उस चीज़ को आप देख पा रहे हो, तो वो सबसे पास की चीज़ को, उसे हम क्या कहते हैं, नियर पॉइंट ऑफ द आई। ठीक है, सो विदाउट स्ट्रेन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बहुत करीबी से देख पा रहे हो तो वो क्या कहलाता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। For the young adult with normal vision, the near point is about 25 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल एक एडल्ट है अगर, तो उसकी नॉर्मल आई का कितना डिस्टिंक्ट होता है, कितना डिस्टेंस का देख सकता है, वो 25 सेंटीमीटर का। ऐसे ही होता है फार्थेस्ट पॉइंट। अब फार्थेस्ट पॉइंट का क्या मतलब होता है, फार्थेस्ट पॉइंट मतलब कि कितना दूरी का, तो हम इनफाइनाइट डिस्टेंस का चीज आसानी से हमारी आंखों की मदद से देख सकते हैं। द फार्थेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट, मतलब जितनी दूरी तक अपनी आंखों से साफ साफ किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो तो वो आपकी आंखों का फार पॉइंट होता है। क्लियरली इट इज इनफाइनाइट फॉर अ नॉर्मल आई, ये नॉर्मल आई के लिए इनफाइनाइट होता है। नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इनफाइनाइट। अगर हम नॉर्मल आई की बात करें तो वो 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक की चीज़ों को इजीली देख सकता है। इनफाइनाइट मतलब कि कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर है, अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकती है। क्लियर है, अब बात ये उठती है कि फार पॉइंट समझ गए, नियर पॉइंट समझ गए, इन चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, कभी कभी आप सुनते हैं ना कि कम पावर है, ठीक है, या ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो ज़्यादा पावर का चश्मा किसको लगता है, जिसको पास का दिखाई नहीं देता।
कम पावर के लिए दूर की चीज़ों के लिए लगता है। तो ये किससे डिसाइड होता है? तो देखिए, अगर हमें दूर की चीज़ देखनी है, क्लियर है कैसे देखनी है? अगर आपको दूर की चीज़ देखनी है तो आपके लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। याद रहेगा आपको, दूर की चीज़ों के लिए लेंस का जो फोकल लेंथ है, ठीक है, वो कैसे होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा फोकल लेंथ का मतलब है कि आपका जो लेंस है वो धीरे धीरे कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये पतला लेंस हो जाएगा। अब जैसे दुबले पतले आदमी की पावर कैसी होती है? कम होती है। तो पतला लेंस मतलब कि पावर डिक्रीजेस, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने की, ठीक है, तो उस केस में फोकल लेंथ कैसी होना चाहिए? कम होनी चाहिए। फोकल लेंथ कम है तो लेंस कैसा हो जाएगा? आपका थोड़ा सा मोटा होगा और इसके लिए आपका पावर कैसा हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा तगड़ा इंसान है तो उसमें पावर ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये होता है आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन, क्लियर है। और यहाँ से हमने दो चीज़ें सीखी, नियर पॉइंट ऑफ द आई एंड फार पॉइंट ऑफ द आई। एक और चीज़ होती है, वो होती है कैटरैक्ट, ठीक है। अब कैटरैक्ट क्या होता है? द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल, ठीक है, हमारा जो लेंस है जो कि क्रिस्टलाइन होता है, बेसिकली ओल्ड एज में क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स के कारण, है ना, वो बायोलॉजिकल टर्म्स में हम ज़्यादा ना जाएं, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से वो थोड़ा सा क्लाउडी और मिल्की सा हो जाता है, धुंधला धुंधला हो जाता है, जिसकी वजह से कैटरैक्ट की जो प्रॉब्लम है वो ओल्ड एज में होना शुरू हो जाती है। मतलब कि समय के साथ साथ जो हमारी आँखों का लेंस जो है वो धुंधला होना शुरू हो जाता है ना, जिसके कारण से जो चीज़ें हैं वो साफ साफ दिखाई नहीं देती है। दिस कॉजेस पार्शियल और कंप्लीट लूज ऑफ विजन, ठीक है। तो इस मोतियाबिंद का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, तो वो इसी वजह से होता है। तो इसकी वजह से या तो व्यक्ति को पार्शियल या फिर पूरी तरीके से उसका जो विजन है वो भी जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू रीस्टोर विजन थ्रू अ कैटरैक्ट सर्जरी। तो कैटरैक्ट सर्जरी की मदद से हम चीज़ों को सही भी कर सकते हैं। मतलब देखिए, आजकल क्या है ना कि लेज़र ऑपरेशन के थ्रू आंखों की सारी चीज़ों को ना लगभग ठीक किया जा सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर ओल्ड एज में किसी को ये प्रॉब्लम हो भी रही है कैटरैक्ट की, तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। अब हमने क्या क्या जान लिया भाई? आई के स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया, ये देख लिया कि हमारी आंखों से हम कितने पास का और कितने दूर का देख सकते हैं। पावर क्या होती है? पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब कि फोकल लेंथ को हमारे लेंस किस तरह से एडजस्ट कर पा रहा है, कितना प्रॉपर एडजस्ट कर पा रहा है, वो इसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है। और हमने ये भी जाना कि अगर फोकल लेंथ इंक्रीज होती है तो पावर डिक्रीज होगी, अगर फोकल लेंथ डिक्रीज होती है तो पावर इंक्रीज होगी। फोकल लेंथ को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो लेंस थोड़ा सा पतला होता है, और फोकल लेंथ को आप डिक्रीज करते हो तो लेंस थोड़ा सा मोटा होता है। दैट मीन्स कि थोड़ा थिक हो जाता है। ये सब किसकी वजह से होता है? और ये सब आपकी सिलेरी मसल्स की मदद से होता है। सिलेरी मसल्स ही हैं जो कि आपकी पूरी चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है, मतलब कि एक्सपांड करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम जो है इन मसल्स की मदद से ही होता है। क्लियर है? अब हम ये जानते हैं कि चलिए, अभी मैम ने हमें बताया था कि जो भी लाइट रे आपके प्यूपल से आती है, लेंस से होकर के जाती है, वो आपके रेटिना के ऊपर एक इमेज का फॉर्मेशन करती है, राइट। रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन जब होता है, रेटिना पर सेल्स में उसके, ठीक है, सारी सेल्स पर जब लाइट की इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो वो एक्टिव हो जाती हैं और काम करना चालू कर देती है और इमेज का फॉर्मेशन करती है, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाती हैं। क्लियर है? अब अगर ये जो लाइट रेज हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली रेटिना तक ना पहुंचे, है ना, और बीच में ही कहीं पर ये अटक जाए, तो क्या होगा? आपको क्या चीज़ें दिखाई देगी? मतलब कि आपका ये जो आई का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये जो आई का स्ट्रक्चर अपन इस तरह से अगर डिज़ाइन करें, ठीक है, तो अगर ये जो भी लाइट रे यहाँ से आपके एंटर कर रही हैं, ठीक है, वो आपके रेटिना तक ना पहुंचे, रेटिना के सेल्स तक ना पहुंचे, तो क्या आपको चीज़ें दिखाई देंगी? जी नहीं, आपको चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। मतलब रेटिना की कहीं पहले कहीं वो बनने लग जाए इमेज सारी की सारी, तो क्या होगा? ये जो भी इंफॉर्मेशन आई से आ रही है लाइट के फॉर्म में, अगर वो रेटिना तक ना पहुंचे तो क्या हमें चीज़ें दिखाई देगी? जी नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो सेल्स होती है रेटिना की, वो प्रॉपर इमेज का फॉर्मेशन करती हैं, वो इससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिकल नर्व को देती है और हमारे ब्रेन तक वो चीज़ पहुंचती है। लेकिन अगर ब्रेन तक प्रॉपर चीज़ें नहीं पहुंच पा रही, मतलब कि कुछ ही सेल्स इस लाइट्स की एनर्जी से
एनर्जाइज्ड हो रही हैं, एक्टिव हो रही हैं, तो क्या प्रॉपर इमेज बनेगी? नहीं, हल्की धुंधली या बिल्कुल भी किसी व्यक्ति को चीज़ें नहीं दिखाई देगी। ठीक है, बिल्कुल तो नहीं, बहुत धुंधला धुंधला सा कुछ उसको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये किसके वजह से होता है? तो इसके दो केसेस होते हैं, चलिए उनको समझ लेते हैं, है ना। तो अगर रेटिना पर चीज़ें नहीं बन रही हैं, दैट मीन्स कि उसकी आई में कुछ डिफेक्ट है। जैसे कि दे आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हमारी आंखों के 3 डिफेक्ट्स हो सकते हैं। सो पहला होता है मायोपिया और नियर साइटेडनेस। ठीक है, क्या होता है? मायोपिया और नियर साइटेडनेस। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, एंड थर्ड इज प्रेसबायोपिया। मायोपिया, ये जो दिक्कत है हमारी आंखों में, वो किस लिए होती है? जब हमें दूर का दिखाई नहीं देता। ठीक है, दूर की चीज आपको नहीं दिखाई देती है तो वो होता है आपका मायोपिया। जब आपको पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं तो वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, एंड लास्ट इज प्रेसबायोपिया, है ना। अब हम लोग जब इस चीज़ को याद करते थे, जब अपन स्टूडेंट होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है याद करने के लिए। आपको कुछ स्लोगन्स या ऐसा समथिंग कुछ कहानी इसके साथ जोड़नी होती है। तो वैसे ही एक कहानी हमने इसके साथ जोड़ी थी कि एक लेडी बैठी होती है और उसको दूर से आने वाला उसका पिया दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो दूर से नहीं दिखाई दिया उसका पिया, तो उसको क्या था? उसे था मायोपिया, क्योंकि उसको दूर से आने वाला उसका पिया दिखाई नहीं दे रहा था। इस तरह से हम चीज़ों को याद करते थे, तो आप भी याद रख सकते हैं इसे। तो मायोपिया मतलब कि जब आपको दूर का दिखाई नहीं दे, मतलब अगर किसी को मायोपिया है तो उसे दूर का नहीं दिखाई देगा। और अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब कि पास का आपको नहीं दिखाई दे रहा, एकदम हाइपर हो गया उसका पिया, तो उसको पास का नहीं दिखाई दिया। ठीक है, और प्रेसबायोपिया जो है वो अगेन ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादा हो जाती है कि ना तो हमें दूर का ना ही हमें पास का दिखाई देता है। ठीक है, सो मायोपिया और उसका करेक्शन, हम ये दोनों चीज़ें समझेंगे कि मायोपिया का कंडीशन क्या होती है। देखिए, नॉर्मल विजन कैसा होता है कि जो लाइट रेज आई वो आपके कॉर्निया से होती हुई प्यूपल तक पहुंची, वहाँ से लेंस पर गई, आइरिस ने कंट्रोल किया, सेलेरी मसल्स ने कंट्रोल किया, फोकल लेंथ को एडजस्ट किया, और जो आपकी इमेज है वो कहाँ पर बनेगी? आपके रेटिना पर बनेगी। ये जो येलो कलर आपको दिख रहा है ये है आपका रेटिना। क्लियर है? अब इस रेटिना पर जब इमेज बनती है तो जितनी भी आपकी जो ऑप्टिकल नर्व है, ठीक है, यहाँ पर बनने वाली इमेज को, है ना, रेटिना पर बनने वाली, जो रेटिना पर बनने वाली इमेज को सारी नर्व उसके क्योंकि रेटिना में क्या होती है? सेल्स होती है, सेल्स एक्टिव होती हैं, सिग्नल जनरेट करती है, और ये नर्व इन सिग्नल को कहाँ ले जाने का काम करती है? आपके ब्रेन तक ले जाएंगी और आपको इमेज दिखाई देगी। मायोपिया के केस में क्या होता है कि इमेज जो है वो रेटिना पर ना बन करके उसके सामने बनती है, थोड़ी से आगे की तरफ बनने की वजह से क्या होता है कि आपको दूर का दिखाई नहीं देगा, साफ साफ दिखाई नहीं देगा। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से नहीं दिखाई देता है, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? दूर का देखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अगर मुझे दूर का देखना होगा तो हमें क्या करना पड़ता है? लेंस आपका कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा पतला हो जाना चाहिए। ठीक है, और आपको क्या करनी पड़ेगी? आपकी फोकल लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। फोकल लेंथ इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे आप? तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करते हैं? कॉनकेव लेंस सजेस्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो इमेज, ठीक है, आपके कहाँ बननी चाहिए थी? आपके रेटिना पर बननी चाहिए थी, वो कहाँ नहीं बन रही थी? रेटिना पर ना बनते हुए कहीं और बन रही थी, उसके आगे बन रही थी। तो उसको पीछे करने के लिए आपने क्या किया? यहाँ पर कॉनकेव लेंस का उपयोग किया। ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा होगा आपको दूर का? क्योंकि फोकल लेंथ प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो रही थी। ठीक है, तो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए आपने क्या किया? एक और वहाँ पे सामने कॉनकेव लेंस लगा दिया। कॉनकेव लेंस पर लाइट आई, ऑलरेडी वो क्या है? आपकी इमेज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और वो फिर आपका आंखों तक पहुंचेगा, तो आपका प्रॉपर फोकल लेंथ एडजस्ट होकर के, मतलब जो आपकी डिस्टर्ब्ड है उसी पर ही, क्योंकि ऑलरेडी वो एडजस्ट होकर के आ रही है सामने से लाइट रेज। ठीक है, तो आपकी आंखों में जब पहुंचेगी तो जो प्रॉब्लम थी वो उसका सॉल्यूशन निकलेगा और आपका जो इमेज है वो रेटिना पर ड्रॉ हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो हम क्या करते हैं मायोपिया के करेक्शन के लिए? मायोपिया के करेक्शन के लिए हम क्या लगा देते हैं? कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए
आगे चलेंगे, फिर होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि जब आपको पास का दिखाई ना दे। तो पास का क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? रेटिना पर नहीं इमेज बन रही तो कहाँ बन रही है? पीछे की तरफ कहीं इमेज बन रही है, ठीक है। क्यों? तो फिर वो दिखाई नहीं दे पा रही। पास का बिल्कुल एकदम जूम्ड हो जा रहा है, जैसे लेंस के केस में होता है, एकदम बाहर निकल जा रहा है, हमें दिख ही नहीं पा रहा है। क्यों? फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कैसे करें? इसके लिए हम क्या लगा देंगे? इसका निवारण क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आप इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा दो, ठीक है। सो नॉर्मल विजन नियर ऑब्जेक्ट इज क्लियर, नॉर्मल विजन में आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब हाइपरमेट्रोपिया ऐसे है तो फार साइडेड आई, ठीक है। अब आपकी जो चीज़ें हैं, है ना, आपको इतने पास की चीज़ें जो हैं वो आपको ब्लरी सी दिखाई देंगी, धुंधली धुंधली सी दिखाई देंगी। तो इसके लिए आप क्या करें? तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं? प्लस लेंस का यूज़ करते हैं। मतलब कि बेसिकली हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखिए, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई का अगर अपन देखें तो वो कैसा होता है? नियर पॉइंट होता है यहाँ, ठीक है, जिससे आपकी इमेज कहाँ बनती थी? रेटिना पर। लेकिन अब नियर पॉइंट यहाँ है तो आई देखिए, अगर आपका लेंस है ये, इसको समझे कैसे? तो हमने लेंस क्योंकि पढ़ा ही हुआ है इसलिए अभी अपन इस पार्ट को स्किप करते हुए आगे चले गए। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये लाइट रेज आई, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो कहाँ मिलेंगी? एक पॉइंट पर जा करके, ये देखिए, मान लीजिए आपका ये प्रिंसिपल एक्सेस है तो, ठीक है, यहाँ से लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई और कहाँ जाएंगी? ये पॉइंट पर आकर के मिलेंगी, ठीक, फोकस पर आकर के मिलेंगी। तो कहाँ है वो? रेटिना पर है। तो इस तरह से रेटिना पर इमेज बनना चाहिए थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको पास का दिखाई नहीं दे रहा है, ये लाइट रेज आ रही हैं और यहाँ पे जाकर के फोकस कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे। तो आपको चीज़ें जो है वो साफ साफ दिखाई नहीं देगी। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब होता है प्रेस बायोपिया एंड इसका करेक्शन। तो प्रेस बायोपिया क्या होता है? बेसिकली तो ओल्ड एज जब पीपल होते हैं जो, उस दौरान हमारा लेंस क्योंकि धीरे धीरे खराब होने लग जाता है, तो जिसकी वजह से, ठीक है, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन उस लेंस के ऊपर होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें ना तो पास का ना ही दूर का दिखाई देता है, क्योंकि लेंस जो है वो धीरे धीरे हार्ड होना शुरू हो जाता है। लेंस बेसिकली कैसा होता है? आपका जेली टाइप होता है। लेकिन अगर वो हार्ड होने लग जाएगा तो फोकल लेंथ के एडजस्टमेंट में, चाहे दूर के लिए हो चाहे पास के लिए हो, मतलब चाहे बढ़ाना हो फोकल लेंथ को चाहे घटाना हो, दोनों ही केसेस में हमें दिक्कत होने लगेगी लेंस को। तो इस केस को हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया, जिसकी वजह से आपकी जो इमेज है या तो वो रेटिना के बाहर बनती है या रेटिना के सामने, मतलब दोनों ही केसेस इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप किसका यूज़ करोगे? तो जब हमें दूर का नहीं दिखाई दे रहा था तो हमने कॉन्केव लेंस का यूज़ किया, जब हमें पास का दिखाई नहीं दे रहा था तो हमने कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया, जब दोनों ही नहीं दिखाई देंगे तो हम क्या करेंगे? डबल लेंस का यूज़ करेंगे, मतलब कॉन्केव प्लस कॉन्वेक्स। इस तरह से हम एक लेंस का यूज़ करेंगे जिसकी मदद कारण हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम कलरफुल वर्ल्ड पे, ठीक है। अब हम यहाँ से ये समझेंगे कि हमने लाइट की मदद से चीज़ों को हम आसानी से देख पाते हैं। लाइट क्या है? एक तरीके की एनर्जी है जिससे हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। हम हमारी आँखों की मदद से चीज़ों को देख पा रहे हैं। हमारी आँखों में भी लेंस हैं जो कि चीज़ लाइट का रिफ्रैक्शन कर रही हैं और हमारे ब्रेन तक वो सिग्नल जब जा रहा है तो हमें चीज़ें आसानी से दिखाई दे रही हैं। अब इस लाइट के अंदर होता क्या है? तो लाइट आपको कैसे दिखाई देती है? एकदम सफ़ेद, है ना, अगर आप लाइट की बात करें। बट एक्चुअल में आपको पता ही होगा, क्योंकि हम 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, कि लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। उसमें 7 कलर्स होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ हमें कुछ दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते हैं। तो इस चीज़ की स्टडी हम प्रिज्म की मदद से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। तो अगर प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म एक सॉलिड फिगर होता है जिसमें 2 ट्रायंगुलर इसके फेसेस होते हैं, साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, और 3 इसमें रेक्टेंगुलर साइड्स होती हैं, ये जो आपको बीच में दिखाई दे रही हैं। प्रिज्म का ये जो एंगल है, ये अगर मैं इस साइड की बात करूँ, यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, क्लियर है। एंड इसकी जो फेसेस होते हैं, है ना, ये इक्वल होंगे और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है, इक्वल इन शेप एंड पैरेलल टू ईच अदर होंगे।
नेक्स्ट चीज, अगर कोई भी लाइट रे प्रिज्म में एंटर करती है तो उसे दो सरफेसेस से होकर के गुजरना पड़ता है, मतलब कि जो रिफ्रैक्शन होता है इसमें वो दो सरफेसेस के थ्रू होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हमने लिखी हुई है कि जैसे कि इट इज अ सॉलिड फिगर हैविंग टू ट्रायंगुलर बेसिस एंड थ्री रेक्टेंगुलर सरफेसेस एंड इज द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, ये क्लोज सरफेस होता है और इसमें दो ट्रायंगुलर और तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं। द एंगल बिटवीन ईच सरफेस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। हर एक मतलब जो इसमें एंगल बन रहा है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। द अपोजिट सर्फेसेज आर इक्वल सर्फेसेज एंड आर पैरेलल। जो भी इक्वल सर्फेसेज होती हैं, अपोजिट सर्फेसेज, जैसे अगर वो दोनों ट्रायंगुलर फेसेस की मैं बात करूं तो ये दोनों कैसी सर्फेस होंगी, इक्वल होंगी और एक दूसरे के पैरेलल होंगी, मतलब कभी भी मीट नहीं करेंगी। एंड there are two refracting surfaces which means the surface where refraction of light take place। मतलब कि यहाँ पर दो refracting surfaces होती है। तो लाइट रे अगर एंटर करेगी तो इसमें दो surfaces के थ्रू उसे बाहर जाना होगा। रिफ्रैक्शन दो लाइट सरफेसेस के थ्रू होगा। तो चलिए अब अपन इसी रिफ्रैक्शन को समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, लास्ट चैप्टर में हमने समझा था कि लाइट में रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है। अगर किसी सरफेस से जाएगी, ठीक है, अनपॉलिश्ड सरफेस है या फिर मतलब पॉलिश्ड सरफेस है, रफ सरफेस है, तो उससे लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, मतलब कि लाइट उस पर इंसिडेंट करेगी और बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जब बाउंस बैक होती है तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, लाइट रे इंसिडेंट होती है और मीडियम से होकर के गुजरती है और बाहर निकल जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए एयर एक मीडियम है, ग्लास दूसरा मीडियम है, एयर से ग्लास में एंटर करेगी और बाहर चली जाएगी, मतलब कि उसमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। या लाइट रे जो होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है, ट्रेवल कर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में जो लाइट रे है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। अब कैसे डेविएट होती है, तो हमने देखा था कि अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे पहुंचेगी, रेयर मीडियम जैसे एयर रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर हो जाएगा उसके कंपैरिजन में, ग्लास डेंसर मीडियम है, और अगर एयर की बात करें तो वो रेयर मीडियम है। ठीक, तो रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में लाइट रे एंटर करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट होती है। अब कहाँ डेविएट होती है, किस तरफ डेविएट होती है, तो अगर हम उस पॉइंट पर जिस पर वो किसी दूसरे मीडियम में इंसिडेंट कर रही है, जिस पॉइंट से होकर के अगर हम उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, तो जब रेयर से डेंसर की तरफ लाइट रे जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होती हैं, डेविएट होती हैं। और अगर डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा, अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ निकलती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट होती है। क्लियर है? अब ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने रिवाइज करवा दिए। अब चलिए आ जाते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब हमने यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लिया कि एक लाइट रे आ रही है, वो प्रिज्म पर आती है, तो प्रिज्म पर जब कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है तो हम उसे कहते हैं उस लाइट रे को इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर ये जो ओ दिख रहा है आपको, ये आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। ठीक है, अब ये इस प्रिज्म पर इस पॉइंट पे आकर के इंसिडेंट होती है। अब यहाँ पर आपका रेयर मीडियम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये रेयर मीडियम है। ओके, और कहाँ एंटर कर रही है ये अब डेंसर मीडियम में, प्रिज्म में। प्रिज्म क्या है, ग्लास का बना हुआ है, तो मतलब डेंसर मीडियम में जाने वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इस पॉइंट पर क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है इस तरह से। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा ये। ठीक है, इसके साथ में इस पॉइंट से हमने ये लाइन बनाई और ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये 90 डिग्री एंगल बन गया। ये आपका नॉर्मल आपने इस पॉइंट पर बना दिया। अब इस नॉर्मल को मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, डेंसर मीडियम की तरफ हम इसको इस तरह से लेकर आ गए। अब हमारी जो लाइट रे है वो कहाँ जानी चाहिए, ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी, तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है, क्योंकि रेयर से डेंसर में जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ आती है, तो ये नॉर्मल की तरफ आ गई। ठीक है, अब ये लाइट रे इसमें इस तरह से पहुंच गई। ठीक, अब यहाँ पे जब ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है और आपने यहाँ पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया है, इसके बीच के एंगल को आप क्या कहते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या एंगल होगा ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब किस एंगल से लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने से पहले किसी मीडियम में इंसिडेंट हो रही है। ये मीडियम है, इसमें किस एंगल से इंसिडेंट हो रही है, तो ये आपका I1 एंगल है, जिसे आप क्या कहोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है
उसी तरीके से किस एंगल से ये डेविएट हो रही है वो भी एक एंगल होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। कौन सा एंगल होगा वो, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन निकालूं, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ठीक, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा आपका, देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर प्रिज्म नहीं होता, नॉर्मल लाइट रे होती, अगर लाइट रे इंसिडेंट इस तरह से करती तो वो किस तरह से जाती, सीधा सीधा जाती, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। तो लाइट रे को जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन जा कैसे रही है, ऐसे जा रही है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा कि एक्चुअली लाइट कैसे जा रही है और उसे जाना कैसे चाहिए था, एक्चुअल और इमेजिनरी, मतलब कि कैसे जाना चाहिए थी, उनके बीच का ये जो एंगल है वो क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। क्योंकि इस तरह से सीधी जानी चाहिए थी, बट इतने एंगल के साथ वो डेविएट हो गई और ऐसे जाने लगी, ठीक है, मतलब यहां से एंटर करी, सीधे सीधे जाने की बजाय ये कैसे जा रही है, थोड़ा सा डेविएट होके। तो कितने एंगल से डेविएट हो रही है, इस डेल्टा 1 एंगल से डेविएट हो रही है। क्लियर है। अब यहां से तो हम कॉन्सेप्ट समझ गए कि जब उसने एंटर किया प्रिज्म के अंदर रेयर से डेंसर मीडियम में, तो इतने डेल्टा 1 एंगल के साथ, डेल्टा 1 एंगल के साथ ये क्या हो गई, डेविएट हो गई। अब अंदर है तो बाहर भी आएगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो हमने बताया कि इसमें 2 सरफेसेस से रिफ्रैक्शन होता है, पहला हो गया, अब दूसरा देखते हैं रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर प्रिज्म कैसा है, डेंसर मीडियम कंपेयर टू एयर, है ना, बाहर के मीडियम के कंपैरिजन में प्रिज्म कैसा होगा, डेंसर मीडियम होगा। तो जब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो क्या होगा, तो अगर डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो इसको समझने के लिए आप क्या करोगे, फिर से नॉर्मल ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर, मतलब जहाँ से ये प्रिज्म से बाहर निकलने वाली हो, उस पॉइंट पर आप क्या कर दें, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। तो आपने देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, क्लियर है, ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब नॉर्मल जा रहा है इस तरह से, तो अगर लाइट रे जो है वो क्या होगी, कैसी जानी चाहिए थी, जानी तो चाहिए थी, अगर मान लीजिए प्रिज्म नहीं होता, अगर लाइट रे इस तरह से आ रही है, सीधे स्ट्रेट आ रही है, तो उसे स्ट्रेट ही एक सेकेंड ना थोड़ा सा, हाँ, अगर लाइट रे इस तरह से आ रही तो उसे सीधा ही जाना चाहिए था, ठीक है। बट हो क्या रहा है कि हमने नॉर्मल ड्रॉ करके देखा इस पॉइंट पर, तो इस नॉर्मल के अकॉर्डिंग लाइट रे को क्या होना है, जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। तो इसका मतलब कि अगर नॉर्मल ऊपर है तो ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, वो कहाँ जाएगी, नॉर्मल से दूर। तो ऊपर नॉर्मल है तो ऊपर तो जो भूल के भी नहीं जाएगी, और नीचे की तरफ, तो इसलिए इसका डेविएशन कहाँ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, क्लियर है। तो अगर एक्चुअल में लेकिन कैसी जानी चाहिए थी, एक्चुअल में सीधा जाना चाहिए था, लेकिन जा ऐसी रही है, तो इन दोनों लाइट रेस के बीच के एंगल को आप क्या कहोगे, इसको कहोगे आप डेल्टा 2, मतलब एंगल ऑफ डाइवर्जन 2, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन 2, ठीक है। तो ये इमर्जेंट रे जो है, ये जो लाइट रे बाहर आती है उसे अपन क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं। और ये जो एंगल यहाँ पर ड्रॉ हुआ है, ठीक है, नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में ये जो I2 एंगल ड्रॉ हुआ है, इसे अपन कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, कि किस एंगल से ये बाहर इमर्ज हो रही है, इमर्जेंट रे कैसे, किस एंगल से बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और यहां से हम समझ गए कि ये आ गया आपका एंगल ऑफ डेल्टा 2। अब ये डेल्टा 2, यहां पर भी डेल्टा 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये इक्वली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो ये वर्टिकल अपोजिट था, इसलिए अपन ने इसको सेम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो देखिए हमने कैसे समझा कि एक प्रिज्म में जब कोई रे, इंसिडेंट रे आती है तो उसका डेविएशन कैसा होता है, और इमर्जेंट रे के साथ कैसा डेविएशन होता है, मतलब 2 अलग अलग तरीके के रे के साथ हमने डेविएशन को समझा। लेकिन हमें क्या देखना है कि हमें ओवरऑल प्रिज्म में कितना डेविएशन हुआ ये समझना है। तो चलिए अब इस बात पे आ जाते हैं, ये दोनों एंगल अपन समझ गए। अब देखिए कि अगर कोई लाइट रे इस तरह से आती है और ये प्रिज्म नहीं होता, तो आपकी लाइट रे कैसी जाती, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से निकल जाती, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां से आपको लाइट रे दिख रही है, अपन अपोजिट बात करते हैं, ठीक है। पहला केस क्या देखा आपने कि अगर लाइट रे ऐसे जा रही है और यहाँ पर एंगल, यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता, तो लाइट रे कैसी निकल जाती है, इंसिडेंट रे बिल्कुल स्ट्रेट। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ से कोई लाइट रे दिख रही है और यहाँ पे प्रिज्म नहीं है, तो मैं क्या समझूंगी कि इस लाइट रे का पाथ क्या है, ऐसा, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट को मिला दिया यहां से, ठीक है, ये देखिए, ये है ना। अब
एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारी लाइट रे को जाना कैसे चाहिए था, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, है ना, बट जा कहाँ रही है, इस डायरेक्शन में जा रही। तो एक्चुअल जो ओवरऑल डेविएशन है वो क्या है, वो है ये टोटल एंगल ऑफ डेविएशन इज दिस डेल्टा। ठीक है, तो ये डेल्टा क्या है आपका, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। अगर ये टोटल एंगल ऑफ डेविएशन है, इसका मतलब कि जब किसी लाइट रे ने एंटर किया और यहां से इमर्जेंट रे जो बाहर आई, उन दोनों का जो एंगल है वो इसके सम के बराबर है, मतलब कि इसके बराबर होना चाहिए। अगर आप उन दोनों का सम रखें, मतलब कि डेल इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ठीक है, तो अपन इसको चेक कर लेते हैं कि ऐसा ही हो रहा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर ये इस कंडीशन में हमने इसको मिलाया तो ये एक ट्रायंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि जिस अगर मान लीजिए कि यहाँ बाहर कोई एंगल बन रहा है तो उसके जस्ट साइड वाले एंगल को छोड़ करके बाकी के जो इसके दो अपोजिट एंगल्स होते हैं, दोनों की इक्वल होते हैं, इनके सम के बराबर ये एंगल होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये डेल है तो इसका मतलब कि ये किसके बराबर होगा, इन दोनों ही एंगल्स के। इसको एक्चुअल में बोलते क्या है, ये आपका एक्सटर्नल एंगल है और ये आपका इंटरनल एंगल है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल एंगल जो होता है किसी भी ट्रायंगल का, वो अपने दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो देखिए हमने जैसा देखा कि अगर टोटल डेविएशन डेल्टा है तो वो आपके पहले डेविएशन प्लस दूसरे डेविएशन के सम के बराबर होना चाहिए। तो इस ट्रायंगल के मदद से हम इस चीज को प्रूफ भी कर रहे हैं। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, डेल, दैट मीन्स डेल इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। क्लियर हो गया। तो देखिए कि प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन हमने समझा इसमें एंगल डेल के साथ, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा के साथ में जो लाइट रे है वो रिफ्रैक्ट होती है, उसमें लाइट रे में रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। समझ में आया आपको बात। तो यही सारी जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जा सकता है तो वो होता है डेल। ठीक है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे डायग्राम को आपको इसमें बनाना होगा और इस चीज को थोड़ा सा समझाना होगा। चल, तो ये तो अपन समझ गए हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। आगे चलते हैं और आप देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। अब देखिए हमने देख लिया कि अगर कोई लाइट रे आती है तो वो स्ट्रेट तो नहीं जाएगी, वो उसका डेविएशन कुछ ना कुछ होगा। तो हमने देखा कि अगर लाइट रे यहाँ से एंटर कर रही है तो वो डेविएट होगी। अब हमें ये पता है कि लाइट जो है वो वाइट दिखती है, लेकिन एक्चुअल में वो कॉम्बिनेशन होती है 7 कलर्स का। ठीक है, वो क्या किसका कॉम्बिनेशन होती है, विबग्योर का। विबग्योर मतलब कि वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड। ठीक है, अब ये इसको इस तरह से क्यों पढ़ते हैं, उल्टा क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए उल्टा पढ़ रहे हैं क्योंकि वायलेट जो है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा फैल जाता है। ठीक है, और रेड जो होती है वो उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वो सबसे कम डिस्पर्स होता है। देखिए जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है वो ज़्यादा फैलेगा। ठीक है ना। अब देखो कि यहाँ पे वाइट लाइट आई, एंटर करी, और जब ये प्रिज्म के थ्रू बाहर निकलेगी तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। ठीक है, व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में बिखर जाना। ठीक है, क्या कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। तो अब ये देखेंगे हम कि सबसे ज्यादा लाइट का, व्हाइट लाइट क्योंकि 7 कलर से मिलकर के बनी होती है, तो सबसे ज्यादा कौन सा कलर जो है वो डेविएट होगा। तो हमने आपको क्या बताया, जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी, तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, इस वायलेट की। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे आपका इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और इस तरह से ये पॉइंट अपन ने बनाया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक, अब जो सबसे ज्यादा नॉर्मल से डेविएट होगी, देखिए डेविएट तो क्या होगी, सारी की सारी लाइट रे। अब इसका डेविएशन कैसे निकालोगे, यहाँ पे एक एंगल बनाओगे, यहाँ पर एक एंगल बनाओगे, और हमने क्या देखा है कि जब भी रेयर से डेंसर मीडियम, डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, वो नॉर्मल से दूर भागती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। तो देखिए लाइट रे यहाँ से डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रही है। तो कौन सबसे ज्यादा अपने नॉर्मल से
अवे हो रहा है, दूर जा रहा है, तो वायलेट जो है वो सबसे ज्यादा जाता है, इसलिए रेड कलर आपको सबसे ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। और इसीलिए कारण भी यही है कि हम रेड कलर का यूज ट्रैफिक लाइट्स में और इन सब में करते हैं ताकि दूर से ही हमें दिखाई दे जाए। एम्बुलेंस के उसमें भी रेड कलर होता है कि दूर से ही आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। तो पहले तो चलिए डिस्पर्जन को समझते हैं और इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में और बेहतर तरीके से समझाती हूँ। फिलहाल अपन डिस्पर्जन की अगर बात करें तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स इन ऑर्डर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको याद करने का तरीका क्या है? जैसा आप सभी को पता ही होगा, विबग्योर, ठीक है। इस कलर में वो क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज टर्म्ड एज डिस्पर्जन, और इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे किस लाइट का सबसे ज्यादा डिस्पर्जन होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से आई रे ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। ये रे ऑफ व्हाइट लाइट आ रही है, हमने क्या किया? यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। लाइट रे कैसी होगी भाई? रिफ्रैक्शन इसका होगा, अपने पाथ से डेविएट होगी। किस तरफ डेविएट होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ हुई तो ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ आपका सीधा जाना चाहिए था, बट नॉर्मल आपने ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे। इस तरह से आपको एक कलर जो है इसका दिखाई देगा। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हमें इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ रेड पर और यहाँ पे ब्लू पर, तो देखिए रेड सब ज़्यादा अपने नॉर्मल से क्या हो रही है? डेविएट हो रही है। लेकिन इंडिगो जो है, ठीक है, या अपन सबसे लास्ट में बात करें, ये जो आपका वायलेट है, वायलेट कलर सबसे कम डेविएट हो पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो नीचे सबसे ज़्यादा क्या दिखेगा? वायलेट दिखेगा, ठीक। अब रेड लाइट इज रिफ्रैक्टेड बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये क्या है? ब्लू लाइट इज रिफ्रैक्टेड बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। इस तरह से नीचे की तरफ आपको क्या कलर दिखाई देगा? अपने नॉर्मल से सबसे करीब कौन दिखाई देगा आपको? वायलेट। और अपने नॉर्मल से सबसे ज्यादा दूर कौन है? रेड कलर है। तो जो जितना ज्यादा क्या होता है अपने नॉर्मल से डेविएट होता है वो उतना ज्यादा आपको दिखाई देता है ना। सो ये क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो जब भी किसी ग्लास में लाइट एंटर करेगी तो वो इस तरह से 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर की तरफ आपको कौन सा कलर दिखाई देगा? रेड कलर दिखाई देगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वो अपने नॉर्मल से ज़्यादा डेविएट होता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर एक नोट है दैट बिकॉज वाइट लाइट कंटेन्स अ फुल रेंज ऑफ कलर्स, ठीक है, you can see all of them on the screen, small wavelength are refracted more than big ones। अब जैसे मैंने आपको बताया जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट होते हैं। जैसे किसकी वेवलेंथ कम है यहाँ पर? आपके इंडिगो की सबसे इंडिगो और जो वायलेट है इनकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, तो ये ज़्यादा रिफ्रैक्ट होंगे। अब रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। अब ये जो वाइट लाइट है हमने उसको प्रिज्म में डाला, प्रिज्म में वो गई तो क्या हुआ? वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। ये आपकी वाइट लाइट आ रही है, फिर क्या हुआ? डिस्पर्जन हुआ। डिस्पर्जन मतलब कि सब सारी चीज़ें हुई, इसमें रिफ्रैक्शन हुआ, वो अपने नॉर्मल से डिफ्लेक्ट हुई और इस तरह से बाहर आ गई। तो कैसे बाहर आती है? 7 कलर्स के साथ बाहर आती है, ठीक है। अब अगर ये 7 कलर्स के साथ बाहर आ रही है और इसी के सामने अगर मैं एक और प्रिज्म रख दूँ, अगर मैंने सीधा ही प्रिज्म रख दिया तो क्या होगा? एग्जैक्टली वही के वही रेज, जैसे 7 कलर हैं वैसे ही 7 कलर बाहर आ जाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया? यहाँ पर प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मैंने प्रिज्म को क्या किया है? उल्टा कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी? नॉर्मल को ड्रॉ कर दूंगी। यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, अब यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने नॉर्मल ड्रॉ किया तो आप क्या देखोगे कि वो अपने नॉर्मल की तरफ जाएंगी, तो ये ऊपर की तरफ चलेगी, ये भी अपने नॉर्मल की तरफ जा रही हैं। अगर ये नॉर्मल की तरफ जा रही है और इस साइड पहुंचेंगी तो क्या होगी? आपको मिलती हुई नजर आएंगी, ठीक है। ये नॉर्मल आपने यहाँ ड्रॉ किया, एक तो वाइट रेड कलर की आपकी लाइन पर, एक आप यहाँ पे वायलेट कलर की लाइन पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती हैं तो क्या होती हैं? टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की
तरफ सारी की सारी लाइट जाती हैं, तो ये नॉर्मल की तरफ जाएंगी। अगर ये नॉर्मल की तरफ जा रही है मतलब ऊपर जा रही है, ये नॉर्मल की तरफ जा रही है तो ये भी ऊपर जा रही है। तो अगर अपन इनको आगे एक्सटेंड करें, क्योंकि आगे जाके क्या होगी, आगे जाएंगे ही, है ना, एक बार डिफ्लेक्ट हो गई तो उसी पाथ को फॉलो करती है। आई ऐसे, फिर क्या हो गई, नॉर्मल यहाँ है तो नॉर्मल की तरफ क्या होंगी, जाती रहेंगी, इस तरह से गई। इसी तरीके से यहाँ पे जा रही थी लेकिन क्या होगी, डेविएट हो जाएंगी, किस तरफ, अपने नॉर्मल की तरफ। तो ये देखिए नॉर्मल की तरफ हो गई और आगे जाकर के ये सब एक पॉइंट पर मिल जाएंगी। इसका मतलब जब बाहर निकलेंगी तो सारी की सारी, चाहे वो आपकी ऑरेंज हो, येलो हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, सारी की सारी जो लाइट रे हैं ये एक पॉइंट पर आकर के मिल जाएंगी। जब सब एक पॉइंट पर आकर के मिल जाएंगी, 7 कलर्स एक साथ मिल जाएंगे, तो बाहर अगर आपको जो लाइट मिलेगी और आप यहाँ पर स्क्रीन लगा दें, पेपर लगा दें, तो आपको उस पर कैसी लाइट मिलेगी, आपको उस पर व्हाइट लाइट मिलेगी। क्योंकि अब आपने क्या किया है कि जो प्रिज्म से डिस्पर्जन हो रहा था, लाइट रे जो बिखर रही थी, हमने उनको वापस से एक पॉइंट पे आकर के मिला दिया। तो मिला देने से क्या हो गया, सारे कलर्स अगेन मिल गए। सारे कलर्स मिल गए तो क्या हो गया, ये व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? सो ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। अगर हम क्या करते कि अगर आप यहाँ पर जैसे इस डायग्राम में देखिए, ये आपका सीधा प्रिज्म है, अगर मैं एक और सीधा प्रिज्म इस तरह से यहाँ पर लगा देती, ठीक है, तो आपका नॉर्मल कैसा होता, नॉर्मल आप इस पर ऐसे ड्रॉ करते, यहाँ पर भी नॉर्मल कैसा ड्रॉ होता, इस तरह से ड्रॉ होगा। अब अगर नॉर्मल इधर है तो आपकी जो रेड लाइट है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर। एक मिनट, हाँ मैं इसको थोड़ा सा रफ करके फिर से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया, अब रेड लाइट किस तरफ आएंगी, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में, तो अपने नॉर्मल की तरफ आएंगी। तो ये देखिए आ गई, ये भी कहाँ जाएगा, अपने नॉर्मल की तरफ। तो मतलब एक दूसरे से क्या हो रही है, ये यहाँ पे स्क्रीन लगाओगे तो एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैंने यहाँ पर एक और प्रिज्म ड्रॉ कर दिया होता, ये देखिए ये एक और मैंने प्रिज्म यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस नॉर्मल में ये रेड लाइट इस तरफ आने की कोशिश करेगी, ये वायलेट इस तरफ आने की कोशिश करेंगी, तो ये एक दूसरे से कैसे हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। वहीं अगर मैंने एक उल्टा प्रिज्म यहाँ पर लगा दिया होता, ठीक है, उल्टा प्रिज्म लगा दिया होता, तो आपका नॉर्मल कुछ इस तरह से ड्रॉ आप यहाँ पर करते, ठीक है, और जब ये रेड लाइट आती तो ऊपर की तरफ जाती, वॉलेट भी ऊपर की तरफ जाती, और आप उन्हें आगे बढ़ाते। तो इस डायग्राम के अगर आप देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, और आप उन्हें आगे बढ़ाओगे इस नॉर्मल के बाद, क्योंकि अपने नॉर्मल की तरफ जाएंगी, तो इस नॉर्मल की तरफ जाने के कारण ये एक पॉइंट पर आकर के क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ये कहाँ जाएगी, ऊपर, ये भी ऊपर, तो दोनों मिली, नॉर्मल की तरफ डेविएट हुई, ये भी नॉर्मल की तरफ गई, और आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के सारे कलर्स मिलेंगे, और बाहर आपको कैसा कलर मिलेगा, व्हाइट कलर या व्हाइट लाइट ही आपको दिखाई देगी। तो ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट आपने अगेन गेन कर लिया। क्लियर है? तो आप देखिए कि ये जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है वो आप डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं। अभी हमें जो एग्जाम्स में आना है उसमें सिर्फ इतना ही पोर्शन हमें इससे पूछा जाएगा पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है। आपके बुक्स में दिया होगा कि वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, ठीक है, सनराइज के समय, सनसेट के समय जो स्काई का कलर होता है वो क्यों चेंज हो जाता है। तो ये पोर्शन अभी एग्जाम में नहीं आ रहा है, इसलिए अभी अपन सिर्फ यहीं तक सारी चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि हम ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो अभी लेकिन हमें बस इतना जानना है कि कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो जो सारी चीज़ें अभी हमें पढ़ना है वो डिस्पर्जन के केस में ही है। जैसे रेनबो का फॉर्मेशन होना, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, क्योंकि वहाँ पर जो पानी की एक एक बूंद है वो किसकी तरह काम करने लगती है, प्रिज्म की तरफ, और जब लाइट रे उसमें एंटर करेंगी तो क्या होगा, वो कलर्स को फैला देगा। व्हाइट लाइट क्या करेगी, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी प्रिज्म के अंदर जाते ही। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो आपको ज़्यादा दिखाई देगा, और जिसकी कम होगी वो कम दिखाई देगा, क्योंकि वो ज़्यादा फैल जाएगा। ज़्यादा फैल जाएगा तो हमें देखना कम हो जाएगा, जो सिमटा हुआ रहेगा एक जगह पर है वो आपको ज़्यादा दिखेगा, है ना। रेड कलर बहुत सारा है, एक साथ है तो आपको दिख रहा है, अगर फैला दोगे, दूर दूर फैला दोगे तो क्या होगा, वो भी दिखना कम हो जाएगा, लेकिन उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फैलता नहीं। जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज़्यादा डिस्पर्स हो जाता है। तो रेनबो फॉर्मेशन किसके कारण होता है, डिस्पर्जन के कारण होता है। पेट्रोल पोर्ड ऑन वाटर विल शो द डिफरेंट कलर्स। अब आपने अगर पानी के ऊपर पेट्रोल की बूंदें छिड़क दी हो तो उसमें भी आपको डिस्पर्जन दिखाई देगा। प्रिज्म स्प्लिट्स द लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू इट। वही प्रिज्म में अगर आप लाइट को डालोगे तो उस लाइट का जो कलर का कॉम्बिनेशन है वो आपको दिखाई देने लग जाएगा।
सोप बबल्स में कभी आप अगर बाहर की अगर रोशनी आ रही है और आप देखो कि बबल्स जो है वो, या घर में भी अगर आप ट्यूबलाइट की रोशनी में भी हैं तो कभी कभी आपको कलर्स दिखाई देने लगते हैं बबल्स में, तो वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। सीडी प्लेयर में जो सीडी होती है आपकी, उसमें भी जो आपको 7 कलर्स दिखाई देते हैं वो डिस्पर्जन के कॉन्सेप्ट के कारण होते हैं। डिस्पर्जन कुड बी सीन फ्रॉम द प्लास्टिक स्केल्स, प्लास्टिक स्केल में भी होता है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, और साथ ही साथ इसमें आपको वाइट लाइट का रिकॉम्बिनेशन भी स्केल में देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि स्केल की बनावट कुछ इस तरह से होती है। तो भाई हमने यहाँ पे पूरा ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड को समझ लिया। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अब इसी चैप्टर का जो वीडियो है आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में दिखाई दे जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। ऐसे ही सारे एग्जाम्स के वीडियोस को और अपने चैप्टर के डिटेल्ड वीडियोस को देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें स्टेप अप एकेडमी को। स्टेप अप एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको सारे ही बोर्ड्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन होती है, जैसे कि नीट, क्लैट, जेईई, सीयूईटी, ये सारे एग्जाम्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनकी प्रिपरेशन आपको स्टेप अप एकेडमी में मिलेगी। और इन सबके डिटेल आप हमारी वेबसाइट दैट इज stepupacademy.ind.in के थ्रू भी देख सकते हैं। तो हम मिलेंगे अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।